हमारा ग्रह पृथ्वी एक क्रिटिकल पर्यावरण संकट का सामना कर रहा है। क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन से लेकर डिफॉरेस्टेशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस तक ये प्रॉब्लम्स हमारे प्लेनेट और सभी जीवित प्राणियों, हमारे खुद भी के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। एनवायरमेंटल क्राइसिस कोई दूर की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, राइजिंग सी लेवल्स और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के रूप में हम इसके इंपैक्ट्स देख रहे हैं। इस सिचुएशन की अर्जेंसी के लिए इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और गवर्नमेंट्स सबको मिलकर इमीडिएट अटेंशन और एक्शन लेना जरूरी है। इस क्राइसिस को एड्रेस करना सिर्फ प्लैनेट को बचाने के बारे में नहीं है, यह हमारे खुद के फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में है। हमारे प्लैनेट की हेल्थ और हमारा सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेकर हम अल्टीमेटली खुद को और फ्यूचर जनरेशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब चुप रहने का समय नहीं है। हमें एनवायरमेंटल क्राइसिस की ग्रेविटी को समझना होगा और सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए मिलकर काम करना होगा। हमारे प्लैनेट का फेट अधर में लटका हुआ है और हमारा कलेक्टिव एक्शन ही हमारे फ्यूचर को तय करेगा। हमारे प्लैनेट की बिगड़ती हेल्थ के एविडेंस को नकारा नहीं जा सकता। फॉसिल फ्यूल्स के जलने के कारण ग्लोबल टेम्परेचर्स खतरनाक दर से बढ़ रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के इंक्रीज से पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ज्यादा हीट ट्रैप कर रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूर तक जाते हैं। हम ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हीट वेव्स, ड्राउट्स, फ्लड्स और वाइल्ड फायर्स का अनुभव कर रहे हैं। ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के पिघलने के कारण सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, जिससे कोस्टल कम्युनिटीज और इकोसिस्टम्स को खतरा है। एग्रीकल्चर, लॉगिंग और माइनिंग के कारण होने वाला डिफॉरेस्टेशन एक और बड़ी चिंता है। जंगल कार्बन सिंक्स की तरह काम करते हैं, जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं। उनका डिस्ट्रक्शन इस स्टोर्ड कार्बन को रिलीज करता है और क्लाइमेट चेंज को और बढ़ा देता है। डिफॉरेस्टेशन से हैबिटेट लॉस भी होता है, जिससे कई प्लांट और एनिमल स्पीसीज एक्सटिंक्शन की ओर भी आंच रहे हैं। पोल्यूशन अपने विभिन्न रूपों में हमारी एयर, वाटर और सोइल को कंटेमिनेट कर रहा है। मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल इमिशंस और व्हीकल एग्जॉस्ट से होने वाला एयर पोल्यूशन हेल्थ के लिए सीरियस रिस्क्स पैदा करता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज और एग्रीकल्चरल रन ऑफ से होने वाला वाटर पोल्यूशन हमारी रिवर्स, लेक्स और ओशंस को कंटेमिनेट करता है, जिससे एक्वाटिक लाइफ को नुकसान होता है और ह्यूमन हेल्थ को खतरा होता है। एनवायरमेंटल क्राइसिस के मूल में ह्यूमन एक्टिविटी है। कंजम्पशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और नेचुरल वर्ल्ड के प्रति डिसरिगार्ड से प्रेरित हमारी अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ने प्लैनेट को अपनी सीमा तक पहुंचा दिया है। फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता, डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के प्राइमरी ड्राइवर्स हैं। एंडलेस ग्रोथ और कंजम्पशन पर ग्लोबल इकोनॉमी का फोकस एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ी कीमत पर पड़ा है। नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स का डिस्पोजल बहुत बड़ी मात्रा में पोल्यूशन और वेस्ट जनरेट करते हैं। यह लिनियर टेक मेक डिस्पोज मॉडल अनसस्टेनेबल है और प्लैनेट के फाइनाइट रिसोर्सेज के साथ इनकम्पैटिबल है। हमारी बढ़ती पॉपुलेशन इन एनवायरमेंटल चैलेंजेस को और बढ़ा देती है। जैसे जैसे ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ती है, वैसे वैसे रिसोर्सेज, एनर्जी और स्पेस की डिमांड भी बढ़ती है। यह इकोसिस्टम्स पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है और एनवायरमेंटल क्राइसिस को और तेज करता है। अच्छी बात यह है कि ह्यूमंस सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन भी है। हमारे पास अपने तरीके बदलने, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाने और एनवायरमेंटल क्राइसिस को कम करने की पावर है। इस क्राइसिस को क्रिएट करने में अपनी रोल को पहचानना ही सॉल्यूशंस को ढूंढने की दिशा में पहला कदम है। एनवायरमेंटल क्राइसिस के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो नेचुरल वर्ल्ड से आगे बढ़कर ह्यूमन सोसाइटीज और इकोनॉमीज को भी प्रभावित करते हैं। ये इंपैक्ट्स इंटरकनेक्टेड और मल्टीफैसेटेड हैं, जो हमारी हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, वाटर रिसोर्सेज और ओवरऑल वेल-बीइंग को प्रभावित करते हैं। क्लाइमेट चेंज वेदर पैटर्न्स को डिसरप्ट कर रहा है, जिससे ज्यादा फ्रीक्वेंट और सिवियर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। ये इवेंट्स न केवल इमीडिएट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ का कारण बनते हैं, बल्कि एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन सेटलमेंट्स पर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स भी छोड़ते हैं। बदलती क्लाइमेटिक कंडीशंस से फूड सिक्योरिटी को खतरा है, जो क्रॉप यील्ड्स को डिसरप्ट कर सकती है और फूड शॉर्टेजेस का कारण बन सकती है। बढ़ते टेम्परेचर्स, ड्राउट्स और फ्लड्स क्रॉप्स को तबाह कर सकते हैं, जिससे फूड प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी प्रभावित होती है। क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन के कारण वाटर रिसोर्सेज पर भी दबाव है।
कई रीजन्स में ड्राउट्स ज्यादा फ्रीक्वेंट और सिवियर होते जा रहे हैं, जबकि राइजिंग सी लेवल्स कोस्टल एरियाज में फ्रेश वाटर सोर्सेज के लिए खतरा है। वाटर स्कैर्सिटी से कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्लेसमेंट और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है। एनवायरमेंटल क्राइसिस ह्यूमन हेल्थ के लिए भी सीरियस रिस्क्स पैदा करता है। एयर पोल्यूशन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और अन्य हेल्थ इश्यूज में योगदान करता है। वाटर पोल्यूशन ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज को कंटेमिनेट कर सकता है, जिससे कई तरह की वाटरबॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं। सेक्शन 5, अ टाइम फॉर एक्शन, एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल क्राइसिस। पर्यावरण संकट की अर्जेंसी को देखते हुए इमीडिएट और डिसाइसिव एक्शन लेना जरूरी है। हमें एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस मिलकर काम करें ताकि प्रॉब्लम के रूट कॉजेज को एड्रेस किया जा सके और इसके इम्पैक्ट्स को कम किया जा सके। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए लो कार्बन इकोनॉमी में ट्रांजिशन करना बहुत जरूरी है। हमें फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर, विंड और हाइड्रो पावर में इन्वेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट्स इन ट्रांजिशंस को इंसेंटिवाइज करने में की रोल निभा सकते हैं, ऐसी पॉलिसीज के जरिए जो क्लीन एनर्जी को प्रमोट करें और फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल को डिस्करेज करें। क्लाइमेट चेंज को कम करने और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करना जरूरी है। हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए और सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहिए। कंज्यूमर्स अपनी रोल निभा सकते हैं ऐसी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को चूज करके जो अपने मटेरियल्स को रिस्पॉन्सिबली सोर्स करती हैं। ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी सोर्सेज से पोल्यूशन को कम करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल इमिशंस पर स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं और क्लीनर प्रोडक्शन मेथड्स को प्रमोट कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स अपना योगदान दे सकते हैं, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करके सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन चॉइसेस, एनर्जी कंजर्वेशन और वेस्ट रिडक्शन के जरिए। सेक्शन 6, सस्टेनेबल लिविंग मेकिंग इको फ्रेंडली चॉइसेस। हालांकि सिस्टेमिक चेंज बहुत जरूरी है, लेकिन एनवायरमेंटल क्राइसिस को एड्रेस करने में इंडिविजुअल एक्शंस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी डेली लाइव्स में कॉन्शियस और सस्टेनेबल चॉइसेस बनाकर हम सामूहिक रूप से एक स्वस्थ प्लैनेट में योगदान दे सकते हैं। अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना जरूरी है। हम प्राइवेट व्हीकल्स पर निर्भर रहने के बजाय जब भी संभव हो वॉक, साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का चुनाव करना, घर पर एनर्जी कंजम्पशन को कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को सपोर्ट करना हमारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को और भी कम कर सकता है। प्लांट बेस्ड डाइट अपनाना या अपने मीट कंजम्पशन को कम करना हमारे एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को काफी हद तक कम कर सकता है। एनिमल एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, डिफॉरेस्टेशन और वाटर पोल्यूशन में एक प्रमुख योगदान करता है। प्लांट बेस्ड ऑप्शंस को चुनकर हम प्लैनेट पर अपने इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। वेस्ट को कम करना और सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना एक और महत्वपूर्ण कदम है। हम सिंगल यूज प्लास्टिक्स के अपने कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, जब भी संभव हो रिसाइकल और कंपोस्ट कर सकते हैं और ऐसी कंपनीज को सपोर्ट कर सकते हैं जो सस्टेनेबल पैकेजिंग और प्रोडक्ट डिजाइन को प्राथमिकता देती हैं। सेक्शन 7, पावर इन यूनिटी कलेक्टिव एक्शन फॉर एनवायरमेंटल चेंज। इंडिविजुअल एक्शंस महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एनवायरमेंटल क्राइसिस के स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी को सही मायने में एड्रेस करने के लिए हमें कलेक्टिव एक्शन की आवश्यकता है। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलकर काम करना चाहिए ताकि सिस्टेमिक चेंजेस को इंप्लीमेंट किया जा सके। गवर्नमेंट्स ऐसी पॉलिसीज को इनैक्ट और इन्फोर्स करने में क्रूशियल रोल निभाते हैं जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करती है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना, पोल्यूशन को रेगुलेट करना, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना और सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन पैटर्न्स को प्रमोट करना शामिल है। बिजनेसेस की जिम्मेदारी है कि वे अपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करें और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाएं। इसमें उनका कार्बन फुटप्रिंट कम करना, वेस्ट को कम से कम करना, मटेरियल्स को रिस्पॉन्सिबली सोर्स करना और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना शामिल है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस अवेयरनेस बढ़ाने, पॉलिसी चेंजेस की एडवोकेटिंग करने और गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस को उनके एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस के लिए अकाउंटेबल ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एनवायरमेंटल कॉजेज के लिए पब्लिक सपोर्ट को मोबिलाइज कर सकते हैं और ग्रास रूट्स लेवल से चेंज को ड्राइव कर सकते हैं। सेक्शन 8,
ग्रीन इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। एक अधिक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए सॉल्यूशंस डेवलप करने में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस तक एक अधिक एनवायरमेंटली फ्रेंडली सोसाइटी की ओर ट्रांजिशन करने के लिए इनोवेशन महत्वपूर्ण है। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो और जियोथर्मल पावर फॉसिल फ्यूल्स के लिए क्लीन और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स प्रदान करते हैं। इन टेक्नोलॉजीज में होने वाले एडवांसमेंट्स उन्हें अधिक एफिशिएंट और अफोर्डेबल बना रहे हैं, जिससे लो कार्बन एनर्जी सिस्टम में ट्रांजिशन तेज हो रहा है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे कि प्रिसिजन फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग और एग्रो फॉरेस्ट्री का उद्देश्य एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से भोजन का उत्पादन करना है। ये प्रैक्टिसेस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने, वाटर यूसेज को कम करने और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकती है। वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज जैसे कि एनारोबिक डाइजेशन और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स कचरे से निपटने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रदान करते हैं। ये टेक्नोलॉजीज लैंडफिल्स में भेजे जाने वाले कचरे की मात्रा को कम करने, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने और मूल्यवान रिसोर्सेज को रिकवर करने में मदद कर सकती हैं। सेक्शन 9, नर्चरिंग नेचर कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन एफर्ट्स। क्लाइमेट चेंज को कम करने, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने और अपने प्लैनेट की हेल्थ को इंश्योर करने के लिए हमारे प्लैनेट के नेचुरल इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन एफर्ट्स का उद्देश्य मौजूदा इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना, डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करना और नए इकोसिस्टम्स बनाना है। मौजूदा जंगलों को प्रोटेक्ट करना और नए पेड़ लगाना क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए जरूरी है। जंगल कार्बन सिंक्स का काम करते हैं, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं। ये अनगिनत प्रजातियों को हैबिटेट भी प्रदान करते हैं, वाटर साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं और मिट्टी को इरोजन से बचाते हैं। वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स और कोरल रीफ्स जैसे डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करना बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज को रिस्टोर करने के लिए बहुत जरूरी है। ये इकोसिस्टम्स जलवायु को रेगुलेट करने, पानी को फिल्टर करने और कई तरह की प्रजातियों को हैबिटेट प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नए हैबिटेट्स बनाना जैसे कि अर्बन फॉरेस्ट्स और ग्रीन स्पेसेस अर्बनाइजेशन के प्रभावों को कम करने और अधिक रहने योग्य शहर बनाने में मदद कर सकता है। ये स्पेसेस कई तरह के लाभ प्रदान करते हैं, जिसमें एयर क्वालिटी को बेहतर बनाना, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करना और रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज प्रदान करना शामिल है। सेक्शन 10, रेजिंग अवेयरनेस, स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ एनवायरमेंटलिज्म। एनवायरमेंटल क्राइसिस और सस्टेनेबिलिटी के महत्व के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना एक्शन को इंस्पायर करने और चेंज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। जानकारी फैलाने, एनवायरमेंटल लिटरेसी को बढ़ावा देने और प्लैनेट के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में एजुकेशन, मीडिया और पब्लिक एंगेजमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन व्यक्तियों को एनवायरमेंटल इश्यूज को समझने और सूचित निर्णय लेने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए जरूरी है। स्कूल करिकुला में एनवायरमेंटल एजुकेशन को इंटीग्रेट करके हम फ्यूचर जनरेशंस को एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनने के लिए एम्पावर कर सकते हैं। जनमत बनाने और एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संकट की अर्जेंसी को हाईलाइट करके, सॉल्यूशंस को शोकेस करके और डिसीजन मेकर्स को अकाउंटेबल ठहराकर मीडिया पब्लिक डिस्कोर्स को प्रभावित कर सकता है और चेंज को आगे बढ़ा सकता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट बनाने के लिए पब्लिक एंगेजमेंट जरूरी है। कम्युनिटीज के साथ एंगेज करके, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके और पॉलिसी चेंजेस के लिए एडवोकेटिंग करके व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को प्रभावित कर सकते हैं। Section 11, A Hopeful Future, Our Collective Responsibility to Protect Our Planet। हमारे सामने मौजूद एनवायरमेंटल क्राइसिस डरावना है, लेकिन यह इनसरमाउंटेबल नहीं है। हमारे पास ज्ञान, साधन और सामूहिक शक्ति है, जिससे हम स्थिति को बदल सकते हैं और सभी के लिए एक अधिक सस्टेनेबल और इक्विटेबल फ्यूचर बना सकते हैं। हमारे प्लैनेट का फ्यूचर आज हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है। इस कलेक्टिव एफर्ट में हर व्यक्ति की भूमिका है। अपने डेली लिव्स में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाकर, पॉलिसी चेंजेस के लिए एडवोकेटिंग करके और ऐसे बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करके जो एनवायरनमेंट को प्राथमिकता देते हैं, हम फर्क ला सकते हैं। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलकर काम करना चाहिए ताकि ऐसे सिस्टेमिक चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया जा सके
जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। बोल्ड पॉलिसीज इनैक्ट करके, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करके और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन पैटर्न्स को बढ़ावा देकर हम एक अधिक सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। अब समय एक्शन का है। आइए अपने प्लैनेट की रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और वाइब्रेंट भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करें। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन इनोवेशन, कंपैशन और कलेक्टिव एक्शन के लिए हमारी क्षमता भी उतनी ही बड़ी है। आइए हम इस अवसर पर खरे उतरें और एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां मानवता और प्रकृति दोनों सामंजस्य से फल फूल सकें।